जनरल बख्शी, आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए जनरल बख्शी, अभी तक हम लोग डिफेंस की बात अलग करते आ रहे थे, स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी की बात अलग करते आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है। अब संसद का सत्र शुरू हो गया है, अब इस पर खुलकर बात हो जानी चाहिए, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर आम हमारे समाज की बात हो। देश भी जानना चाहता है, सरकार खुद कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए? जनरल बख्शी। नहीं, मेरे ख्याल ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती इसीलिए है, और हम भी बड़े इच्छुक हैं सुनने के लिए कि क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कुछ जो राज बचे हुए हैं वो खुलकर आएंगे। बहुत सारे सवाल जनता के पास है, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है कि होनी चाहिए। शुरू भी हो गई है, समय भी आ गया है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। फ्रैंकली वी वुड लाइक टू हेयर अ गुड डिसेंट डिबेट, डिस्कशन, जिससे कि फायदा होता है देश को, एनालिसिस से ऑफ द ऑपरेशंस, क्या सीखा, व्हाट लेसन्स लर्न्ड वगैरह, ये सब का समय है समीक्षा का। और मेरे ख्याल ये डिबेट होगी, पूरा देश देख रहा है। नहीं जनरल बख्शी, मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे। जनरल बख्शी, बिल्कुल सही है, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देश इंतजार कर रहा है, बहस शुरू हो और बहुत बढ़िया डिबेट हो, हमें भी जानकारी मिले बहुत सारी बातों पर जो अभी तक नहीं मिली है। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? नहीं, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज फॉर। वही उसी लिए तो ये लोकसभा का सत्र हुआ है, और मेरा ख्याल सरकार भी इच्छुक होगी ये सारे सवाल सब जाहिर करने के लिए। जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं, हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं, क्योंकि हम कितने जहाज गिरे हैं। अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे में क्या आफत आ गई है कि नहीं बताया जा सकता। कोई इतना ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता? क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं, बेवजह स्पेकुलेशन हो रही है कि ज्यादा गए, ये नहीं गए। जो है तो बताया जाए जी। और बहुत बढ़िया। जनरल बख्शी, एक कमेंट और, जनरल बख्शी एक कमेंट और, ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता? अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती हैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो उनको सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपा तुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था। अब तो कुछ बदले बदले सुर हैं। वो नोबेल पीस प्राइज की चाह उनको खाए सता रही है। वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कर दूंगा। अभी तक तो वो युद्ध ज्यादा भीषण हो गया है, 3.5 साल से चल रहा है, अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा साहब। मिडिल ईस्ट में भी कोई हमको शांति खास आती दिखी नहीं है। वो भी, वहां भी लड़ाई बढ़ गई, ईरान के ऊपर हमले हो गए
और फिर उनको लगा था कि हाँ, भारत और पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट है, यहां पे मैं आसानी से शांति ला सकूंगा क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी से, और पाकिस्तान तो क्या औकात है कि मेरी बात ना सुने। तो उनको लगा कि ये बहुत आसान एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं जल्दी से हासिल करा के आई कैन गेन नोबेल पीस प्राइज के ज्यादा पास आ जाऊंगा। पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन भारत में बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया कि वो जम के मध्यस्थता पे लग गए थे, जबकि हम बिल्कुल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं चाहते। यहां भी मैं कहूंगा कि उनके स्टाफ ने उनको ब्रीफ करना चाहिए था। बैकग्राउंड क्या है युद्ध का, क्यों 75 साल से भारत 71 के बाद कह रहा है जनरल बख्शी लौटूंगा आपके डायरेक्ट होगी, लौटूंगा। तो फिर आप ऐसे विशंबर दयाल को जरा स्क्रीन पर लाइए। आप जैनी साहब, आप ही बताइए, क्या आप ब्रिगेडियर दहिया की बात से सहमत हैं कि सरकार ने शायद दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया और हाथ भी बांध दिए और उससे हमारा नुकसान हो गया? मैं अपने थैंक यू मानक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर डिबेट। मैं अपने किसी भी कोलीग के स्टेटमेंट के ऊपर में कोई कमेंट नहीं करूंगा, दैट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल। और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बड़े दफ्तर हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, दैट मीन्स द ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। मैं तो ये मानता हूं कि अब ये जो संसद में एग्री किए हैं इतनी देर के बाद, और ये शायद किए भी इसी वजह से है क्योंकि इसके ऊपर में हल्ला गुल्ला हो रहा था, नहीं तो शायद एग्री भी ना करते, लेकिन अब एग्री कर गए हैं। आई एक्सेप्ट एज अ वेरी गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्री टू द डिस्कशन, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। अच्छा, जफर साहब ने बात करी सेंसिटिविटी की, कि कुछ एक बात है जो कि सेंसिटिविटी, देखिए लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है, तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जाम्पल देता हूं मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527, एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में, जो कि लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो सपरा साहब ने बात बोली मैं उससे सहमत हो रहा हूं कि, और जफर इस्लाम साहब भी वही कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया था कि हम आपके सिर्फ मिलिटेंट टारगेट्स में आएंगे, मिलिटेंट कैंप्स में आएंगे। इसका मतलब जो आपको करना चाहिए एयरफोर्स लॉन्च करने से पहले, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीएड ऑपरेशंस, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो शायद नहीं किया गया। वही बात उसने मिलिट्री अटैची ने बोली, वही बात, लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे मानक। अरे भाई, जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, सो व्हाट, वी ठोकआउट ब्लडी 8 ऑफ देम, 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 24 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, कोई भी ऐसी बात इस 26 घंटे या 9 घंटे में नहीं होनी चाहिए मानक, जिसमें कि फौज का मुराल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मुराल और उनके हौसले पर असर पड़े। ये होता है, ये राजनेता लोग कई बात ये मुंह से
बकते रहते, बोलते हैं तो बकना शुरू कर, बोलते बोलते बकना शुरू कर देते हैं। और हुआ है ऐसा क्योंकि आप दुनिया में कोई भी मिसाइल खरीद सकते हो, कोई भी S-300, 400, 500, कोई भी रिफाल, आपको मुराल कहीं भी बिक्री में नहीं मिलेगा माना। और वो भी मुराल, फौलादी मुराल जैसा हमारा इंडियन आर्मी का है, इंडियन एयरफोर्स का है। इस बात का जरा हमारे दोनों जो पॉलिटिकल वक्ता है अपनी अपनी पार्टीज को कन्वे कर दें। कोई भी बात जरूरत की मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मोरल इफेक्ट होगा उससे। हर लड़ाई में होता है। ट्रंप 24 बार बोल चुका, हमने मध्यस्थता की, अभी देखिए बोल रहा, कल परसों बोला, सब चीज बोला। अरे भाई अगर मध्यस्थता की है तो मान लो कि हमारे भाई आपने मध्यस्थता कोशिश करी पर हमने नहीं माना आपकी बात। हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट like this is a bilateral issue between India and Pakistan. We will not want any intervention in between. Say so and say so। लड़के ट्रंप तो झूठ बोल रहा है, और किसी ने नहीं बोला आज तक कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मध्यस्थता की है। अपनी सफाई दे रहे हैं गोल मोल शब्दों में। और अब ये सवाल होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, जरूरी नहीं मिलना, कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अबे वो घुल मिल गए, चले गए अपने अपने घरों में, अब नहीं ढूंढेंगे। और अपना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी रहेंगी, एक ना एक दिन मिलेंगे ही, उनको भी भुगतना पड़ेगा अपना इल्जाम। कई फाइटर जेट गिरा दिए, हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ। और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे रफेल या बाकी फाइटर जेट जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। दोस्तों इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा। राहुल गांधी जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है, और कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही है। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच यह है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से घिरते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर नौसेना के उनका जो बयान है कि नहीं ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर, जनरल बख्शी मान गया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ गिराए। मज़ीद आगे चलकर हम आपको भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। उस टाइम बड़ी बड़ी भड़कें छोड़ता था जनरल बख्शी कि नहीं हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए। आज इतराफ़ कर ही लिया, आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई है। आइए आपको दिखाते मज़ीद भारतीय मीडिया क्या कहता है। ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के अंदर और धनखड़ के बीच में पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि जो धनखड़ साहब को नागवार गुजरा है। खराब सेहत नहीं, यह सियासत बिल्कुल। शायद एक चीज ऐसी कि जहां पर कुछ किसानों के मुद्दे पर या ट्रेड डील के मुद्दे पर उनका मन नहीं था और सरकार अपनी मनमानी पर उतर आई, या फिर यह कहा जाए कि मोदी जी को बैक बेंचर्स को उठाकर फ्रंट बेंच पर बिठाने की आदत है, चाहे वो कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद ये उम्मीद किया जाना कि वो मोदी जी के हुक्म के ऊपर तामील करेंगे। हो सकता है किसी एक बात के ऊपर कोई आपस में रंजिश हुई है, तलखी हुई है और उनके आत्मसम्मान को चोट लगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक नाराज किसने किया? क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किसी ने ईगो हर्ट किया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीधा राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपना पड़ा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं दोस्तों। इस बीच तमाम तरह की खबरें अब दिल्ली के सियासी गलियारों में कल आधी रात से घूम रही है, क्योंकि हर कोई हैरान रह गया जब अचानक कल रात एक राजनीतिक बम फूटा। वो ये था कि उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया में खुद अपना ये इस्तीफा शेयर किया और ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को सौंप दिया। इसमें वजह उनके हेल्थ रीजंस यानी कि उनके स्वास्थ्य कारण लिखे गए। ये बात सही है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति मार्च के महीने में उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए थे, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। बाकायदा उसके बाद उन्होंने हाउस में
मतलब राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया था। लेकिन कल से लेकर अब तक दिल्ली के सियासी गलियारों में जबरदस्त तरीके से भूचाल आ चुका है दोस्तों। वो धनखड़ जो अमूमन बीजेपी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में माने जाते थे दोस्तों, अचानक से उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई है कि धनखड़ का इस्तीफा तो बस शुरुआत है। समझ लीजिए कि ये जो सिलसिला है ये शुरू हो गया है। क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश थी? संजय जोशी का नाम क्यों आ रहा है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद? क्या संजय जोशी की ताजपोशी की तैयारी पूरी हो गई? सब और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल क्या रहा है? क्या सितंबर में धनखड़ के बाद अब मोदी जी का इस्तीफा भी होगा कि 75 साल के पूरे हो गए मोदी जी, अब उनका भी इस्तीफा हुआ है? शाम के 6 बजे तक जगदीप धनखड़ सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दिन भर वो हाउस में थे, हाउस बढ़िया चल रहा था, बातचीत कर रहे थे, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था कि वो बीमार है। लेकिन रात होते होते उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि जगदीप धनखड़ की हेल्थ ऐसी है, इतनी खराब हुई है कि वो इस्तीफा दे दें। कहानी क्या है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कहानी है, क्या राजनीति है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा हाउस इसमें आज दिन भर जो चला वो हंगामे की भेंट चढ़ा। सदन चल रहा है और सदन चलते चलते ये अचानक पहले दिन ही इस्तीफा हो गया। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि अब इस इस्तीफे के बाद अगर हाउस जो चलेगा उसमें सरकार को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो जाहिर है आने वाले दिन और भारी होंगे। अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं सिंदूर में हमने ये भी बताया कि हाँ भाई हमारे पायलट सुरक्षित आ चुके हैं, हमारे कोई धन की हानि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हमारे सीडीएस साहब बाहर गए थे, वहां जाकर के एक इंटरव्यू दिया है जहां पर ये कहा है ब्लूमबर्ग में कि हाँ नुकसान तो हुआ था। इस बात को दुनिया वालों ने उठा लिया कि पाक इंडिया के तो जनरल ने स्वीकार किया है कि इनके जेट खो गए। अरे तो कोई शर्म की बात है क्या भाई? युद्ध हुआ है तो संघर्ष में कुछ तो नुकसान होंगे। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से बात बनाई, अब यहीं से हम अपने ऊपर इच्छा शक्ति पर ले बैठे इस बात को कि नहीं यार दुनिया को ये नहीं पता चलना चाहिए था कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। अरे भैया होना चाहिए था। आप गाजे बाजे से गए हो, कहकर गए हो कि मध्य रात्रि में हम हवा में उड़ेंगे और हम इस तरह से पूरा हम तो वार्निंग देकर गए। मतलब यार ये तो एकदम जैसे नहीं महाभारत कालीन पूरे पुपाड़ी बजा बजा करके कि आज युद्ध का समय है। हम पूरी तरह से नोटम जारी कर रहे हैं, हवा में से आज कोई जहाज नहीं उड़ेगा, आज एयरफील्ड के किनारे रिहर्सल किया जाएगा। जब इतना आप बता रहे हो, मेरा जैसा एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर टीचर ये आपको बताने में कामयाब हो रहा है कि आज कुछ बड़ा हो सकता है, तो यार उनके यहां तो बड़ी सारी इंटेलिजेंस बैठी है। पाकिस्तान वाले भी तो अपनी सेना को कुछ तो खिलाते पिलाते हैं ना, वो भी तो पता लगाएंगे कि इंडिया वाले हमला करने आ रहे हैं। और जब आप पूरी बारात लेकर हवा में उड़ रहे हो कि हाँ आज हम जाएंगे पाकिस्तान पर वार करने, वो भी बैठा है कि आ रहे हो आप करने के लिए। जब पूरे देश में चर्चा है कि कुछ होने वाला है आज, कुछ होने वाला है आज, और वो भी लेकर बैठे हैं कि कुछ होने, नुकसान हो गया, लेकिन आपको जो टारगेट अचीव करने थे आपने किए, खत्म हुआ बात। अब इसके बाद में हम इस बात को कि साहब पाकिस्तान डिडंट शूट इंडियाज राफेल, ये बात निकल कर आती है। फ्रांस वाले कूद पड़ते हैं कि नहीं साहब हमारा कोई भी राफेल नहीं गया, हमारा एक राफेल गया। मतलब अब तक जो राफेल हमारे पास है उनमें से एक राफेल गया, ये तो अब क्लेम प्रूवन हो चुका है। अब वो कहां से गया? तो डसॉल्ट एविएशन के जो सीईओ हैं वो खुद आए और उन्होंने कहा दुश्मन ने हमारा एविएशन राफेल नहीं मारा। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मान लो पाकिस्तान वाले राफेल मारने में कामयाब हो जाते तो दुनिया को हम क्या मुंह दिखाते? चलो हमारा तो चलो राफेल गया, इनका तो फाइटर जेट बिकना बंद हो जाता। फ्रांस वालों ने कहा कि ये चाइना की चाल है। इनकी इंटेलिजेंस ने ये जानकारी निकाल कर दी कि चाइना वाले जबरदस्ती दुनिया में फर्जी खबर फैलाए हैं कि पाकिस्तान ने राफेल मार गिराया। बोले राफेल खुद एक इतनी हाइट पर चला गया था जिसके बाद उसमें कोई दिक्कत आ गई थी और वो गिर गया था, और वो उस एंगेजमेंट के दौरान नहीं गिरा, उससे पहले ही गिर चुका था। अब क्लेम जो भी हो, उधर से पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमने मार गिराया, डसॉल्ट वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं मार गिराया, चाइना वाले न्यूज फैला रहे हैं। लेकिन भाई जिसका नुकसान होता है, और कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे मिलता है उसे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका उस दौर में फाइटर जेट गिरा। ये बात अब दुनिया ने इस तरह से ही ली कि अब तो कारण कुछ भी दे दो। जैसे वही वाली बात होगी, परीक्षा में पास नहीं हुए, खासा बुखार आ गया था, पहले भी तो पढ़ सकते थे। वही वाली बात है कि आपका राफेल पहले अच्छा बना लेते जो हाइट पे जाने के बाद खराब नहीं होता। पाकिस्तान ने मारा कि चीन ने मारा, ये तो डिस्कशन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर राफेल तो गया ना। तो एक राफेल तो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गया फ्रांस वाले। तो ऐसी स्थिति में नंबर्स तो निकल कर आने लगे। अब इन आए हुए नंबर्स के साथ दिक्कत क्या हो गई कि हमारी भारत सरकार नहीं बोल रही है कितने गए, सीडीएस से बुलवा दिया गया। और सीडीएस से बुलवाया अभी थोड़े दिन पहले एनएसए साहब ये बोला है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, करके दिखाइए। तो एनएसए भी सरकारी आदमी बैठे हैं, सीडीएस भी सरकारी आदमी बैठे, दोनों ही सरकारी आदमी अलग अलग विचार दे रहे हैं। कंफ्यूज आ गए भाई अपन सब लोग। ठीक है, ऐसे में डोभाल साहब ने कहा कि सब एक भी एविडेंस नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हुआ, और ये प्राणी अलग से खुफिया जानकारी लेकर बैठ गया और कह रहा है कि देखो साहब नुकसान हो गया। विपक्ष को मौका मिल गया, चूंकि इलेक्शन है ना, इलेक्शन है बिहार में, तो अब ये मुद्दा तो बिल्कुल हाईफाई रहने वाला है कि हाँ साहब बताइए क्या हुआ,
मोदी जी आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपने तो खुद बिहार के अंदर एंट्री करके कहा था कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, तो इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? और हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम नहीं बोल पा रहे हैं? ले दे, सब तरह ट्वीट चल रहे हैं इस बात के ऊपर, भारत कब बोलेगा? सत्ता पक्ष विपक्ष के समर्थक अपने अपने वार प्रहार में लगे हुए हैं। ट्रंप की गुगली जो है वो पूरी तरह न्यूज पकड़ जाती है। देखिए, भारत के अंदर इन दिनों मोदी जी से ज्यादा कवरेज जो मिल रही है वो ट्रंप को मिल रही है। जितना भी मीडिया हाउस खोलकर देखें, वहां ट्रंप का हर दिन कोई बयान छाया हुआ रहता है। इवन चाइना की मीडिया में ये छाए हुए हैं, इवन दुनिया भर की मीडिया में छाए हुए हैं कि 5 फाइटर जेट इन्होंने मार गिराए थे। हम बोल रहे हैं भारत ने 5 एयरक्राफ्ट समेत 6 फाइटर जेट मार गिराए थे। किसने कितना मारा, कुल मिलाकर ये समझो भाइयों, नुकसान हुआ है। दोनों देश के लोग समझें, दोनों देशों के सत्ताधीश समझें कि भाई साहब नुकसान होते हैं संघर्ष में। ऐसे में आकर कह दो ना नुकसान हुआ है। और हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। भारत सरकार के लिए भी अनुरोध रहेगा कि यह आदमी इतने दिन से क्लेम किया जा रहा है कि हम सीज फायर कराए। चल भाई, तुमने सीज फायर कराया, मान लिया। हम ट्रेड डील के लिए क्या सीज फायर को भारत के आत्मसम्मान को, भारत के नेशनल प्राइड को, या फिर यह कहिए तो देश प्रेम जो भारतीयों में है, क्या भारतीय उस देश प्रेम और ट्रेड में देश प्रेम को नीचा रखना चाहेंगे क्या? मतलब जो देश के प्रति उनके अंदर भाव है कि नहीं, भारत नहीं झुकना चाहिए, तो क्या ट्रेड डील इतनी बड़ी चीज हो गई क्या कि उसको बचाने के लिए हम भारतीयों का स्वाभिमान इसके सामने हम छोटा कर दे रहे हैं? असल बवाल इस बात पर मचा हुआ है। यह आदमी हर दिन कुछ ना कुछ कि हम भारत के साथ 5वें राउंड की ट्रेड वार्ता कर रहे हैं, किसानों के लिए हमारे सामने संकट खड़ा कर दिया जा रहा है कि हम जीएम क्रॉप्स बेचेंगे। अमेरिका वाले कह रहे हैं, थोड़े दिन अभी कल हमने एक सेशन किया बातें बाजार की, भाई ये नॉनवेज मिल्क बेचने के चक्कर में है कि मैं इंडिया को नॉनवेज मिल्क बेचना चाहता हूं। अब ये बोल दे रहा है कि मैं साहब 5 प्लेन शॉट डाउन कर दिया है इंडिया का। तो ये सब बातें जो है ना, ये ट्रेड वर्सेस देश का स्वाभिमान, ये सरकार को समझना पड़ेगा। और मानसून सत्र भारत सरकार के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो यहां पर अपनी स्थिति क्लियर करे देशवासियों के सामने। अब मैं आपको एक ऐतिहासिक डेटा देता हूं और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिकली कई कन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन जो मेजर कन्फ्लिक्ट हैं भारत पाकिस्तान के बीच में और भारत चीन के बीच में, उनके डेटा जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जैसे 1962 के अंदर भारत चीन के बीच में जो संघर्ष हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान 1971, 1999 में कारगिल, इन सब का डेटा मार्केट में उपलब्ध है। लोगों ने इवन कारगिल का डेटा तो हमने खुद अपने संसद में रखा है कि भाई देखो इतना हमारा नुकसान हुआ। और नुकसान सबके होते हैं भाई, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, हमारे पास कितना नुकसान हुआ, इंडिया का लॉस कितना हुआ, हमने 1962 किया तो उनमें भारत के कितने लोग शहीद हुए, है ना? पाकिस्तान के साथ 1965 हुआ तो भारत के कितने लोग शहीद हुए, पाकिस्तान से 1971 में भारत के कितने लोग, ऐसे ऐसे उनके कितने हुए। तो हम तो ये डेटा देते आए हैं। जब हम देते आए हैं तो अब भी हमें अपनी तरफ से खुशी से ये डेटा रखना चाहिए और दुनिया से सीखना चाहिए। अभी ईरान इजराइल आप सबने देखा था, और ईरान इजराइल के टाइम पर आप सबने एक चीज ऑब्जर्व भी की होगी कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के समय पर ईरान बोल रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया। जनरल बख्शी जो कि बड़ी बड़ी छोड़ता था कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं, हमने ये किया वो किया, आज खुद ही मान गया कि हाँ हमारे जहाज भी गिरे हैं, पाकिस्तान ने हमें ठोका भी है। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।